दोस्तों नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं द स्टीप इंडिया। और आज हम फिर से वर्गीकरण पे चर्चा करने वाले हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं बोल 85 के राहुल नागपाल जी, जिनको आपने तमाम वीडियोस में सुना है। और वो अलग अलग बहुजन मुद्दों पे अलग अलग राय रखते हैं और शांति बनाने की कोशिश करते हैं कि बहुजन समाज में कुछ भी गलत ना हो। और ऐसे में अजय हंस जी हैं हिमाचल प्रदेश से। वर्गीकरण और जो ये तमाम मुद्दे चल रहे हैं, इन पे अच्छी पकड़ है उनकी, और दोनों ही साथी हैं। तो आज एक बार फिर से वर्गीकरण को लेकर चर्चा होने वाली है। और चर्चा का मकसद सिर्फ यही है कि सार्थकता रहे इस चर्चा में, और दूसरा कि सोसाइटी को एक ऐसा संदेश जाए जिससे कि जो बिखराव हो गया सोसाइटी में वो कहीं ना कहीं फिर से एक हो जाए। और सोसाइटी में जिस तरीके का मैसेज जा रहा है, नेगेटिव मैसेज, वो कहीं ना कहीं आज पॉजिटिव मैसेज जाने वाला है, क्योंकि राहुल नागपाल जी, अजय हंस सर मेरे साथ हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी 1975 में? अजय हंसी, आपसे सवाल है मेरा, वर्गीकरण की सर जरूरत जी, ही क्यों पड़ी? जी जय भीम साथियों। तो जैसा कि विकास सर आपने मुझे क्वेश्चन किया कि वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके लिए जी हमें थोड़ा इतिहास का मूल्यांकन करना आवश्यक है कि जब पंजाब प्रदेश में वर्गीकरण की डिमांड उठती है तो वो किन कारणों से उठती है, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में। तो पंडित बख्शीराम पंजाब के एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक सामाजिक आंदोलन निर्माण करने वाले एक नेता थे। डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी उन्होंने काम किया। उनका जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में भी वो लगातार बने रहे। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ और भारत देश में आरक्षण लागू हुआ, तो उन्होंने देखा कि उस आरक्षण का जो लाभ है वो कुछ विशेष जातियों को ही प्राप्त हो रहा है और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है आरक्षण से वंचित है। तो उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव निर्माण करना शुरू कर दिया 1965 में। तो 72 में उसका असर यह हुआ कि 72 में एक आयोग का गठन, एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने सर्वे किया कि जो ये आरोप लगाया जा रहा है या फिर जो भी ये मांग रखी जा रही है उसमें कोई तर्क है या नहीं है। तो उस कमेटी ने पाया कि जो सरकारी नौकरियां हैं या फिर जो शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर 98% दो चार जातियों का हिस्सेदारी है। और जो वहां की पंजाब की जो बहुसंख्यक जाति है, जो वहां की सबसे ज्यादा संख्या के अनुपात में जाती है, उनकी संख्या वहां पर सिर्फ 2% है। तो उसको निवारण करने के लिए पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। एक्ट निर्माण नहीं किया उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। आरक्षण को दो हिस्सों में डिवाइड किया। पंजाब का आरक्षण जो है 25% है शेड्यूल कास्ट का, तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके 12.5% वाल्मीकि एंड मजबी कम्युनिटी को दिया गया और 12.5% जो अदर्स है उनको दिया गया। तो ये प्रोग्राम वहां से शुरुआत होती है। और इसकी जरूरत आपको मैंने बता दी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहां पर जो रिप्रेजेंटेशन का मामला था वो नहीं, आरक्षण हमें मिला है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कि हमें रिप्रेजेंट करना है। जी राहुल नागपाल जी, आप कितना सहमत हैं? देखिए अजय भाई जो बात कह रहे हैं वो बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद और संविधान में आरक्षण की व्यवस्था को लागू होने के बाद की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और उनके साथ में जो भी एक दो लोग रहे, क्या उन्होंने ये कभी सोचा था कि आरक्षण को कई भागों में बांट दिया जाए? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो ये कह सकते थे कि महारों ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है, 50% महारों के लिए आरक्षण रिजर्व होगा, बाकी समाज दूसरी जातियों के लिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा कभी नहीं कहा, कहीं भी। पूरी आप संविधान की डिबेट पढ़ लीजिए। बहरहाल जो आरक्षण मिला वो एक शेड्यूल को मिला, एक जो लिस्ट बनी उस लिस्ट को मिला कि इस लिस्ट में इतने लोग हैं, इनको ये इतना सामान दिया जा रहा है, लोग आए इसका फायदा उठाएं। जो लोग वहां पहुंचे उन्होंने उसका फायदा उठाया, जो लोग वहां तक नहीं पहुंचे, उनको पहुंचना चाहिए था, वो किन कारणों से नहीं पहुंचे, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए थी कि जो लोग पीछे रह गए ये क्यों नहीं पहुंच पा रहे वहां तक,
ये होना चाहिए था, सरकार को ये करना चाहिए था। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए, मेरी आज भी मांग है अजय भाई और विकास भाई, मैं चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज या गाड़िया लोहार या बंजारा समाज या सांसी समाज या सपेरा समाज, जो समाज कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है, वो समाज के लिए सरकार पहले कम से कम अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल की व्यवस्था करे, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करे। और ये जो वर्गीकरण है ना, ये वर्गीकरण जो अभी तक किसी को कुछ मिला नहीं है, पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से एक भी बच्चा नौकरी पर नहीं लगा, वाल्मीकि समाज का, सांसी समाज का, सपेरा समाज का, बंजारा समाज का या गाड़िया लोहार समाज का, कोई नौकरी किसी को नहीं मिली। लेकिन आपस में एक ऐसी खाई बन गई है जो हमारे जैसे लोगों को पाटनी भारी पड़ रही है। उदाहरण के तौर पे बताया तो अजय भाई, जो मुझे दुख है एज ए एक्टिविस्ट, एज ए पत्रकार, अयोध्या के मंदिर में वाल्मीकि समाज की बेटी का सामूहिक बलात्कार हुआ 5-6 दिन, 2-3 दिन पहले। यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा मैं कि आप वहां पर पर्टिकुलर कास्ट का नाम नहीं ले सकते हैं, प्लीज आप इसको दोबारा से आप रेक्टिफाई कीजिए। आपको कास्ट का सर्टिफिकेट अभी तक वहां पर इशू नहीं हुआ है, तो वो लड़की सफाई का काम करती थी, इसलिए हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर वाल्मीकि कास्ट से है, तो इसको रेक्टिफाई कीजिए प्लीज आप। हाँ, वो बार-बार क्या नाम है, कास्ट अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है, उसकी कास्ट डिस्क्लोज नहीं हुई है। हाँ, सफाई का काम करती थी, हर सफाई का काम करने वाला वाल्मीकि नहीं होता। तो पहले दिमाग में लोगों के मन मस्तिष्क में ये बात चली गई कि वो वाल्मीकि समाज की होगी। इसको खत्म करना होगा, इसको खत्म करना होगा। मैं आपके साथ इसको खत्म करना मैं आपके साथ आर्गुमेंट के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं समस्याओं के समाधान के लिए बैठा राहुल जी को अपनी बात आप मेरे भाई हैं, मैं आपके साथ समस्याओं के समाधान पर बैठा हूँ, मैं बहस के लिए नहीं बैठा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वाल्मीकि समाज या सफाई कर्मचारी, जिसको हम डीएस, पता नहीं कोई दूसरा नाम हम दे रहे हैं आजकल, डीएससी समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। आज उस पर जाटव चमार खामोशी के साथ बैठ के बोले तुम्हारी लड़ाई अपने आप लड़ो। बिहार के अंदर 80 घर दलितों के जला दिए गए, महादलितों के। जाटव चमार महार पासी खामोशी के साथ बैठ गया, तुम्हारी लड़ाई है लड़ो। क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ। इससे पहले मनीषा वाल्मीकि वाला मामला था, हम सब ने मिलकर के लड़ा, उसमें हासिल हुई। बुलंदशहर के गांव कतियावली में वाल्मीकि समाज की बेटी का बलात्कार हुआ, घरों में आग लगाई गई। मैंने खुद जाकर के विजिट किया अपने दोस्तों के साथ, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया और हमने वो लड़ाई लड़ी। बुलंदशहर में ही एक वाल्मीकि समाज की महिला का टोकरा ठाकुर की घर ठाकुर से छू जाने के कारण प्रेग्नेंट महिला की पीट करके हत्या कर दी गई। हमने वो लड़ाई लड़ी और जीती। मेरा कहने का मतलब यह है अजय भाई और विकास भाई, ये जो खाई बन गई है ना, मिलेगा किसी को कुछ नहीं है, लिख लो। मेरी डिमांड सरकार से ये है, सुप्रीम कोर्ट से ये है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ये तय करे कि कौन सी जाति पीछे रह गई और कितनी पीछे रह गई है। इसके लिए कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। चमार महार पासी मीणा कितने करोड़पति बन गए, उनको बाहर निकालो। दूसरा, जो लोग जातियां पीछे रह गई हैं, चाहे वो वाल्मीकि चाहे अन्य जातियां, उनको आगे लाया कैसे जाएगा, इस पर काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी मेरा छोटा भाई अगर नाली साफ करता है, गटर में उतरता है, तो मेरे छोटे भाई को कोई सीधा उठा करके डीएम बना देगा। उसके लिए एक एग्जाम होगा प्रॉपर, उसकी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो मेरी एज ए पत्रकार, एज ए एक्टिविस्ट, दलित एक्टिविस्ट, ये सरकार से डिमांड है कि आप वर्गीकरण कर रहे हो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे राहुल नागपाल को कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो यहां से बढ़कर के और एक बड़ी बात कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले जो बैकलॉग पढ़ा है ना, जो बैकलॉग लाखों में पड़ा है, उसको भरो। उसमें उन जातियों को भरो जो जाति अब तक वहां नहीं आई है, सरकार भरे ना उसको। हम तो कह रहे हैं, मैं चमार कम्युनिटी से आता हूँ, जाटव कम्युनिटी से आता हूँ, और मैं कह रहा हूँ जाटव, चमार, महार, पासी, मीणा, ये 5-6 बड़ी जातियां, चलो इन्होंने ले लिया। लेकिन जो लोग नहीं आए हैं, उनको सरकार के पास देने का प्लान क्या है? उन लोगों के बच्चे आज भी शिक्षित नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, उनको कैसे शिक्षित किया जाएगा? बड़ा समाज है, उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाने चाहिए, सरकार को स्पेशल बजट देना चाहिए। अजय भाई, आपको पता होगा, जब भारत सरकार का बजट आता था ना, तो उसमें SC/ST वेलफेयर का पैसा होता था लगभग 4 लाख करोड़ रुपए। उस पर अलग से चर्चा होती थी कि SC/ST वेलफेयर के लिए 4 लाख करोड़ दिया गया। आज चर्चा नहीं होती है। दिल्ली में 1200 करोड़ से ज्यादा का SC/ST वेलफेयर का पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चों के वजीफा नहीं आ रहे हैं, उनको विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, हमारे अच्छे हॉस्टल नहीं बन रहे हैं। अरे एक आदमी के दांत हैं, जो खा सकता है उससे तो करेंगे तुझे देंगे, तेरे दांत हैं, और जिसके दांत नहीं उससे करेंगे तू अखरोट फोड़ के दिखा। अरे भाई, पहले उसके दांत तो लगा दो, तभी तो वो अखरोट फोड़ेगा। मैं वर्गीकरण के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पहले जिसको तुम खिलाना चाह रहे हो उसको दांत लगाओ। मेरी सिर्फ इतनी सी सलाह है, और आपस में लड़ने की जरूरत नहीं, प्यार से रहने की जरूरत है। अभी देखिए सर, आपने जो भी एलिगेशन अभी लगाए हैं, कुछ एलिगेशन लगाए हैं, मैंने नोट किए हैं।
एक तो आप कह रहे हैं कि आपने एक्टोसिटीज पे बहुत काम किया, एक्टोसिटीज पर, है ना? तो एक्टोसिटी पर काम करना और एक्टोसिटी ना हो उस पर काम करना, दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल। आप एक्टोसिटी पे काम कर रहे हो कि एक्टोसिटी होगी, आप उसके बाद एक्टोसिटी पर पहुंच रहे हो। हम लोग वो काम करते हैं कि एक्टोसिटी हो ही ना। जिस क्षेत्र में अम्बेडकराइट मूवमेंट खड़ी हो जाती है वहां किसी की हिम्मत नहीं है कि वो वहां पर कोई एक्टोसिटी करे। तो हमें सबसे पहले तो अपना मॉडल चेंज करना होगा, एक्टोसिटी पर ना लड़ते हुए एक्टोसिटी दलित ना हो अजय भाई, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, आप भाई हमारे, मैं आपसे जी। कह रहा हूं कि आज तक आजादी के 75 साल के बावजूद भी दलितों पर एट्रोसिटी ना तो रुकी थी, ना रुकी है और ना रुकेगी। आप भी यही रहोगे और मैं भी हारूंगा। हम जितना मर्जी भाईचारा कर लें, जितना मर्जी समतामूलक समाज बना लें, जब मैं IAS होने के बाद भी मेरी जाति मेरे साथ जाती है, सारा देश के अंदर राष्ट्रपति होने के बाद ही मेरी जाति मेरे साथ जाती है, तो एट्रोसिटी रुक कहाँ रही है? रामनाथ कोविंद को पूजा नहीं करने दी जा रही है, वर्तमान राष्ट्रपति को मंदिर के गृह क्या नाम है उसमें नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो आप और मैं कैसे कह देंगे कि एट्रोसिटी नहीं होगी? एट्रोसिटी होगी, ये सच्चाई है, लेकिन उस एट्रोसिटी ना हो इसके लिए काम किया जाए। तो समाज को मजबूत करना चाहिए और जो लोग एट्रोसिटी करें उनको सजा दिलवानी चाहिए ताकि वो कल को दोबारा ऐसी घटना ना करें। ये कानून है हमारे पास, उस कानून का उल्लंघन करती है। नहीं सर, मेरे को एक बार क्लैरिफाई करने दो। अभी इन्होंने कहा कि इन्होंने इनकी तरफ से क्वेश्चन राइज हुआ है कि स्पेशल स्कूल्स निर्माण किए जाएं डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक रिजर्वेशन डिप्राइव्ड जो सेक्शन को लिए अलग से वर्गीकरण नहीं होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए कोई स्पेशल मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप गलत दिशा में इस डिबेट को ले जा रहे हो अजय भाई। संविधान में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। जब वर्गीकरण संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ है, ये मैं कह रहा हूँ, प्रूफ कर सकता हूँ। पूरी संविधान की डिबेट पढ़ लीजिए। दूसरी बात नहीं, आप क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, आप कैसे आर्टिकल 341, अजय भाई सुनिए ना, आर्टिकल 341 में क्या एक शेड्यूल है, एक लिस्ट है, उस लिस्ट में परिवार है, उस परिवार को इतना सामान दिया गया, वो खाएगा उस परिवार उस सामान को। उसमें ये नहीं कहा गया कि बड़े वाले को ज्यादा मिलेगा, छोटे वाले को कम मिलेगा, जो बाद में आएगा उसको कम मिलेगा। ऐसा बंटवारा नहीं है, जो वहां तक पहुंच जाएगा वो उसको ले लेगा। तो वो शेड्यूल है, उसमें कोई नहीं। लेकिन अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये कहता है आर्टिकल 341 के खिलाफ जाकर के, संविधान के डिबेट के खिलाफ जाकर के, कि नहीं हम तो इसमें लिस्ट बनाएंगे, हम तो इसमें कहेंगे नहीं इतना इसको दो, इतना इसको दो, इतना इसको दो, तो भाई या तो वो संविधान निर्माता पागल थे या आप ज्यादा कलबंद हो गए हो। सर अगर हम यहाँ पर बहस करके पहले, अगर आप देखो एक वक्त सुना रहे हो, आप वही बात बोल रहे हो जो आप पहले लगातार इस वीडियो में बोल चुके हो विकास सर, लेकिन आप दूसरा पहलू को बोलने का मौका नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो 341 आर्टिकल जो है, मैं तो पूरा विकास सर लिसन, 341 जो आर्टिकल है वो आप कह रहे हो कि वो परमिशन ग्रांट नहीं करता वर्गीकरण की, आप ये कह रहे हो। जबकि 341 जो आर्टिकल है वो सिर्फ इस आर्टिकल में ये कहता है कि राष्ट्रपति को उस सूची में किसी को शामिल करना या किसी को बाहर करने का अधिकार सुरक्षित करता है राष्ट्रपति को। तो वर्गीकरण में ना तो किसी को बाहर किया जा रहा है, ना ही किसी को अंतर किया जा रहा है। तो सेकंड पॉइंट यहां पर आता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट है। रिजर्वेशन सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट अकॉर्डिंग टू स्टेट कंडीशन, स्टेट स्ट्रक्चर, स्टेट एटमोस्फेयर, वो डिसाइड करती है कि रिजर्वेशन किस क्वांटिटी में कितना दिया जाएगा। सपोज दैट आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन क्षेत्रों में ट्राइब्स नहीं है, यानी कि ट्राइबल एरिया नहीं है। ट्राइब्स कोई कास्ट नहीं है, ट्राइबल एक एरिया होता है। तो वो जो ट्राइब्स वहां पर रह रही है उनको शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड किया गया है। तो जब शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड हुई तो उनको शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट मिल रहा है, अदरवाइज वो तो है तो ट्राइब्स में हो। आप उसको 341 आर्टिकल के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो वो जातियां ट्राइब्स में आती हैं, लेकिन स्टेट में वो शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट्स ले रही हैं। तो हमें समझने की जरूरत है, हम सिर्फ एक पक्ष को दिखा रहे हैं। आप कह रहे हो, लिसन सर लिसन, अब आप कह रहे हो कि जिनके दांत नहीं है उनको खाने के लिए दिया जा रहा है। आपने गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट पढ़ी? मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ रखी है भाई साहब, तो और बड़े सम्मान के साथ पढ़ी है। सर मेरा क्वेश्चन लीजिए, अगर
गुरु नानक सिंह अय्यर की रिपोर्ट आपने पढ़ी है, तो 94 के बाद ऐसा क्या हुआ कि जिनके दांत नहीं थे वो 51% सी क्लास में आ गए और 51% बी और ए क्लास में आ गए, और उससे पहले वो सिर्फ 8% और 2% थे। तो जिनके दांत नहीं थे वो दांत नए कहां से निकल कर आ गए? अजय सर, सर, ये जो एलिगेशन हम पर लगा रहे हैं कि हम पढ़ते नहीं है, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है सर। पंजाब का जो वाल्मीकि है वो बिहार के जो हमारे चरमकार जाति है, हमारे भाई है, उनसे ट्रिपल ज्यादा एजुकेटेड है, वो 3 गुना ज्यादा वो उसकी एजुकेशन रेशियो है। तो आंकड़े तो देखो सर, आप यूपी को आधार बनाकर पूरे देश के आंकड़े नहीं दिखा सकते हो। आप पंजाब को आधार बना करके पूरे देश का वर्गीकरण नहीं कर सकते। अजय भाई आपको मानना पड़ेगा। पंजाब हरियाणा, पंजाब और हरियाणा को बीच में लाते हो, और मैं कह रहा हूं आपसे कि पंजाब और हरियाणा में जो मेहतर समाज है, जो वाल्मीकि समाज जिसको हम कह रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, मैं मान सकता हूं, लेकिन बाकी देश में क्या स्थिति है वो भी आपको समझनी पड़ेगी। और मैं आपसे और भी नहीं सुनिए, बात बोलिए ना, जो कह रहे हैं मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए और कह रहा हूँ, वर्गीकरण करने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वर्गीकरण करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर राहुल नागपाल से कोई व्यक्तिगत पूछे, तो अगर कोई मुझसे व्यक्तिगत पूछे तो मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, मैं तो चमार जाटा हूँ, मैं तो माइनॉरिटी में हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप तमाम लोगों से, जो लोग बहस कर रहे हैं इस पर, गलत दिशा में बहस को ले जा रहे हैं, कि समाज का बिखराव नहीं होना चाहिए। समाज जो 22.5% SC ST था वो एक रहना चाहिए, ये भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। आज अगर वाल्मीकि समाज के लोग ये कहते हैं कि जाटव चमार जहां मिले तो जूतों की माला, राहुल जी, लेकिन नेताओं को नहीं कहते हैं, नेताओं को अगर हम जूतों की माला पहना रहे हैं या फिर उनको हम विरोध कर रहे हैं, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध कर सकते हैं, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करना जाति का विरोध नहीं होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। विरोध करोगे, समाज का विरोध करोगे, हम पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करेंगे, अगर जंतर मंतर पर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जाटव चमार समाज का आदमी जहां मिलोगे गले में जूते की माला डालो, तो ये इसको आप ये बर्दाश्त करने की बात है क्या? बिल्कुल इस पॉइंट को बिल्कुल मैं कंडम करता हूँ, बिल्कुल विरोध करता हूँ। किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, जो बिहार में जाति है। 30 सेकंड में एक बात कह देता हूँ, मैं चाहता हूँ वर्गीकरण हो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वर्गीकरण सरकार करना चाहती कर दे, लेकिन सबसे पहले वाल्मीकि समाज या अन्य समाज को उस लायक बनाए कि वो उसका लाभ ले सके। अकेले पंजाब और हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर। सुन लीजिए अगर, और एक बात और कह रहा हूं मैं आप लोगों से, एक बात और कह रहा हूं, आप इस बात को भी ध्यान रखना। इस बात की क्या गारंटी है कि जैसे आज कहा जा रहा है कि जाटव चमार ज्यादा खा गए, महार मिला ज्यादा खा गए, हमको नहीं मिला, कल को वाल्मीकि समाज के खिलाफ वर्गीकरण होने के बाद में बंजारा, गाड़िया, लोहार, सपेरा, जो अन्य जातियां वो ये नहीं कहेंगे कि वाल्मीकि ज्यादा खा गए, एक और वर्गीकरण करो। इस बात की क्या गारंटी है? बिल्कुल वो कंडीशन आएगी आफ्टर 40 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, वो स्थिति आएगी जब जो वाल्मीकि कम्युनिटी है या धानुक है या फिर हमारा जो और भी हमारी एक्सेट्रा कम्युनिटीज हो सकती है, जो अपग्रेड करेगी, जो ऊपर उठेगी, तो उसके लिए हमें तैयारी पहले से करनी होगी। हम तो आज भी वो तैयारी भाई अभी कर लो ना यार, वो तैयारी अभी कर लो, क्यों अलग जा रहे हो? तो सर अभी देखो, अगर आप रिसेंटली अगर यूपीएससी का एग्जाम है, अगर हमारी 400 सीट रिजर्व है, वहां पर 350 एक पर्टिकुलर कास्ट के अगर चयनित हो रहे हैं, तो बाकी कहां से पहुंचेंगे, कहां से आएंगे? अच्छा देखिए, मैं अजय भाई आपसे बात कर रहा हूँ, 1997 और 98 का जिसका जिक्र पंजाब और हरियाणा को कोट करते हैं, तमाम लोग करते हैं, उस समय का मैं आपको एक दो 5 सेकंड की घटना बता देता हूँ। उस समय शेड्यूल सरकार के निजी क्षेत्र नहीं था, सरकार के पास नौकरियां थी, सरकारी सिस्टम था। उस समय लगभग 42 लाख सरकारी कर्मचारी में SC ST के सरकारी कर्मचारी थे, ठीक है। आज की तारीख में सरकारी क्षेत्र रहा नहीं है, निजी क्षेत्र हो गया है। घटते घटते संख्या रही है 7 लाख, और 7 लाख भी अब आगे बचे, कितनी बचेगी मुझे नहीं पता है। दिल्ली में हमने नहीं पता चला पिछले 10 साल में 400 लोगों को लगभग नौकरी मिली है। तो जिनके लिए हम लड़ रहे हैं नौकरियों के लिए, वो नौकरी तो बची है नहीं। सवाल भी मेरा वही है, अगला सवाल राहुल जी मेरा वही है कि 2% नौकरियां अगर हैं, तो 2% नौकरियों के लिए आपस में भाईचारा खत्म क्यों हो, क्यों किया जा रहा है? और फिर रोस्टर सिस्टम, रोस्टर सिस्टम है, अभी 200 पॉइंट रोस्टर है,
चौथी नौकरी नहीं मिलती नहीं है। नहीं नहीं सर, पता है एक्चुअली ये जो बहुत सारे बुद्धिजीवी ना मिसगाइडेड कर रहे हैं समाज को, 200 पॉइंट रोस्टर है, वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज में लागू है। यूनिवर्सिटीज में कितनी पोस्टें हैं? सिर्फ यूनिवर्सिटी में। आप स्टेट प्रोजेक्ट में बात करो, ये मॉडल जो है स्टेट का मॉडल है, यूनिवर्सिटीज का मॉडल नहीं है। यूनिवर्सिटी में वर्गीकरण लागू नहीं होगा। अगर जिस कोई भी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी नहीं, आने भी कोई भी डिपार्टमेंट, मैं बता जितनी रहा हूँ, वैकेंसी डिपार्टमेंट, आपके उत्तर प्रदेश में 100 रोस्टर पॉइंट है, आप 200 कैसे गिना रहे हो? वहां पर आपके हरियाणा में 100 रोस्टर पॉइंट है, आपके पंजाब में 100 रोस्टर पॉइंट है। 100 रोस्टर पॉइंट में अधिकतम कितना है? अधिकतम कितना है? 100 रोस्टर है तो ही है वहां पर, 100 रोस्टर है और 7 सीट हमारी है। के अंदर अधिकतम रोस्टर सिस्टम क्या है? अधिकतर रोस्टर वो पॉइंट क्या है? देखो, वो यूनिवर्सिटीज के लिए अलग बनाया गया 200 सिस्टम पॉइंट। मैं पूरे देश की नौकरियों की बात कर रहा हूँ। पूरे देश के अंदर सरकारी नौकरियों का रोस्टर सिस्टम क्या है? हर सरकारी नौकरी में अलग रोस्टर सिस्टम है, हर डिपार्टमेंट का अपना रोस्टर सिस्टम है, यूपीएससी का अलग रोस्टर सिस्टम है। आप उसको अधिकतम क्या भैया? अधिकतम रोस्टर सिस्टम क्या पूरे मुल्क का? अधिकतम देखो, अधिकतम अगर आप 200 ले रहे हो तो वो यूनिवर्सिटीज में लागू है, अभी यूपीएससी में तो लागू नहीं है वो। आप उसी को कोट करके पूरे देश का सिनेरियो खत्म खराब कर रहे हो कि नहीं, ये इससे रोस्टर से ये नंबर इतना चला जाएगा। आप बात करो स्टेट सब्जेक्ट की भी, उत्तर प्रदेश में स्टेट में ये पॉलिसी लागू है, इतना रोस्टर सिस्टम है, इससे हमें ये नुकसान होगा, हम मानेंगे। अगर आप क्रीमी लेयर का विरोध करते हो तो हम उसका समर्थन करते हैं, क्रीमी लेयर से नुकसान होगा, हम समर्थन कर रहे हैं उस चीजों का। आप देखो सर, जिस तरह मैं आपको एक सर छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक छोटी सी बात सर, 1 मिनट की बात है। ये फरवरी मंथ में इसकी हेयरिंग होती है, फरवरी मंथ में इसकी हेयरिंग होती है, सुनवाई होती है, और मैंने सुनवाई पूरी वो सुनी, सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुनी, और हमारी टीम ने पूरी सुनी, और हमारी टीम को जजमेंट का पूरा आभास हो चुका था कि जजमेंट ये वर्गीकरण के फेवर में आने वाली है। हमने किससे संपर्क नहीं किया, हमने हर बहुजन लीडर से संपर्क किया व्यक्तिगत तौर पर। जैसे अभी हमारे नागपाल साहब बहुत बुद्धिजीवी हैं और डोमिनेट क्लास से आते हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई कास्ट सेंसस, यही मेरे को आपका जो बहुजन पत्रकार शंभू सिंह है उन्होंने कहा कास्ट सेंसस। भाई कास्ट सेंसस तो बैकवर्ड क्लास का मामला है, शेड्यूल कास्ट का और ट्राइब्स का मामला ही नहीं है। हमारी तो हर बार कास्ट सेंसस हुई है। ऐसा कानून नहीं है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का 10 साल के बाद में कास्ट सेंसस होना चाहिए। 10 साल में मैं बिल्कुल बिल्कुल आप सहमत हूं, लेकिन 10 साल में हमारी इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी, कितना इंक्रीज कर जाएंगे? 1%, 2%, मैक्सिमम 1 या 2% का हेरफेर हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी है वो क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप जो बात करो, मैं आपकी बात का समर्थन कई पॉइंटों पर कर रहा हूं, लेकिन जब तक आपस में बैठेंगे नहीं तब तक बात बनने वाली नहीं है। मैं अपनी बात कहता रहूं, आप अपनी बात कहते रहो। चंद्रशेखर ने 50,000 आदमी दिल्ली में बुलाकर के वर्गीकरण के खिलाफ रैली कर दी, और वाल्मीकि समाज हम भी देखो, आज मैं आपके साथ अगर डिबेट में आया हूँ, उसका यही है कि हम अपनी बात को संवाद करें। 1 मिनट, ये जो 1 अगस्त को जजमेंट आई, 12 बजे के करीब जजमेंट आई, प्लीज 1 मिनट मेरी बात को सुन लीजिए, भूल जाऊंगा मैं। 1 अगस्त को जजमेंट आती है, 1 अगस्त को 12 बजे के करीब जजमेंट आती है। 565 पेजों की जजमेंट है वो, और चंद्रशेखर रावण प्लस इंक्लूडेड हमारी आदरणीय बहन जी, वो विदिन 1 आवर उसका विरोध कर देते हैं बिना जजमेंट को पढ़े। हमारे कुछ पत्रकार अपने आप को मानते हैं, उन्होंने शाम तक 4 बजे तक उसके विरोध में आर्टिकल्स डाल दिए, वीडियो डाल दिए। तो जब आपने किसी चीज को चिंतन मंथन किया ही नहीं, तो समाज में तो आपने जहर पहले ही घोल दिया। आपको सोचना चाहिए था। मायावती जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं जो वर्गीकरण के समर्थन में वो मेरी पार्टी से चला जाए, तो उनपे हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। राज्यसभा चंद्रशेखर जी कह चुके हैं मैं वर्गीकरण के खिलाफ हूं। अगर हमारे समाज की आपको इतनी ही चिंता है तो 10% जब सवर्णों को अलग से दे सकते हो तो हमें भी 10% अलग से दो उस समाज के लिए, तो वो अपनी जगह ठीक है। नहीं तो मैं मायावती ना चंद्रशेखर का प्रवक्ता हूं, मैं और आप दोनों भाई हैं, और हम एक समाज के एक बड़े बुद्धिजीवी, हमारी जिम्मेदारी बनती है समाज को बिगड़ने से रोकना। मेरा कहने का मतलब अजय भाई ये है, अंततः मेरा कहने का मतलब है कि कैसे होगा, इसको क्लियर कीजिए अजय जी, क्लियर कीजिए। एनएफएस को लेकर बड़े सवाल हैं कि अगर आरक्षण में वर्गीकरण लागू होता है तो एनएफएस जो है नॉट फ्रॉम सुटेबल, ये हो जाएगा। ये भी एक भ्रम है, पूरी सोसाइटी में ये भी एक भ्रम है।
आंकलन है, अब हर व्यक्ति का अपना आंकलन होता है। अब जो एनएफएस है जी। सर, नॉट फाउंड सुटेबल जो है, जो एक क्राइटेरिया निर्माण किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में लागू हो रहा है। और जो रिजर्वेशन का जो वर्गीकरण हो रहा है वो स्टेट सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए। अब स्टेट में जो मॉडल है, स्टेट का जो वर्गीकरण का मॉडल है, वो 2 क्लास में उसको, या 3 क्लास में, या 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। तेलंगाना में 4 क्लासों में डिवाइड हुआ, पंजाब और हरियाणा में 2 क्लासें हैं, क्लास सेक्शन ए और सेक्शन बी। उसमें क्या क्राइटेरिया है, अगर सेक्शन ए की सीट वैकेंट हो जाती है तो सेक्शन बी से उसको भरा जाएगा। अगर वैकेंट हो जाती है तो सेक्शन ए से भरा जाएगा। तो स्टेट में ये एनएफएस वाला मुद्दा नहीं है। ये एनएफएस वाला जो मुद्दा घुसाया जा रहा है वर्गीकरण के बीच में, ये समाज को गुमराह करने का कार्यक्रम है। जब ये सब्जेक्ट ही स्टेट का है तो हमें स्टेट पर ही चर्चा करनी चाहिए, और ये लागू नहीं होने वाला है। आप अगर हम सोचें कि ये लागू हो गया है, ऐसे लागू नहीं होगा। जिन स्टेटों में जो डिप्राइव्ड क्लास जो है वो आंदोलित होगी, वो स्टेट लागू करवा सकते हैं, और जिन स्टेटों में डिप्राइव्ड क्लास इसकी मांग नहीं करेगी वहां लागू नहीं होगा। तो ये जो ये जहर घोला गया है ना समाज के अंदर, ये पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा घोला गया है। अगर हमारे लीडर्स जो है, जो आपका एक बयान जो है अजय जी, राहुल जी से एक सवाल है। राहुल जी, आपका भी एक बयान है, क्योंकि जिस दौर में 1 अगस्त से जो लगातार बयानबाजी चल रही थी तमाम नेताओं की, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे उन लोगों की चल रही थी, आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा सुनने में आया था कि जो आप लगातार 2 अप्रैल के बच्चों की बात कर रहे थे कि 2 अप्रैल के आंदोलन में जो 13 से 14 बच्चे मारे गए थे वो सारे एक ही जाति के थे। जाति का नाम लेना नहीं चाहूंगा। तो राहुल जी, हमारे भाई, मैंने ये कहा था कि उसमें 12 से 13 जमात थे, एक अन्य जाति का था, मुझे उसका पता नहीं, मुझे बाद में पता चला वो वाल्मीकि समाज का था। राहुल जी, एक सवाल पहले सुन लीजिए। तो जो आप लगातार बोलते 13 से 14 बच्चे जो है वो एक ही उसके थे, तो अगर हम इस तरीके का बयान देंगे तो आपको नहीं लगता समाज में खाई बढ़ेगी? जो बहुजन एकता थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। मैं विकास भाई स्वीकार करता हूं कि वो बयान नहीं है ठीक, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि जब मैं ये कह रहा हूं, जब वाल्मीकि समाज के मेरे बहुत सारे मित्र आज भी मेरे साथ हैं, अभी भी क्या नाम है, अशोक भाई हैं हमारे, क्या नाम है, वो मेरे साथ थे, वाल्मीकि समाज के, मेरे घर तक आने जाने, वो हमें सुनते हैं, हमारे साथ बैठते उठते, वो कह रहे भाई साहब बात वो है कि पढ़ाओ बच्चों को, पढ़ाओ पहले। अब मैंने अगर उसमें ये कहा कि अगर एक दिल्ली में सफाई कर्मचारी को 50-60 हजार मिलते हैं, उसकी मिसेज को भी 50-60 हजार मिलते हैं, 1-1.25 लाख रुपए मिलने के बावजूद भी आप अगली नस्ल को नहीं पढ़ा पा रहे हो, तो फिर कैसे बात चलेगी? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूवमेंट है वो सेल्फ रेस्पेक्ट की मूवमेंट है। हम 1.25 लाख रुपए लेने के बाद भी दिवाली के अगले दिन किसी सवर्ण के घर के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं कि लाओ दिवाली दे दो, या हमारे जवान बच्चे नालियों में उतर रहे हैं तेल पर शरीर लगा करके, या हमारे जवान बच्चे मोटरसाइकिल पर हमारे जो मवेशी जानवर पाल रखे हैं उनके लिए शादी ब्याहों से उठा करके खाना ला रहे हैं। तो भाई सबसे पहला सवाल ये है कि हमको ये काम छोड़ना पड़ेगा, शिक्षा की तरफ जाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये था। वो कुछ लोगों को बुरा लगा, जो पढ़े लिखे वाल्मीकि उनको ठीक लगा, बोले राहुल भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है, पहली बात मैं वही कह रहा हूँ कि पढ़ाई जरूरी है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जिन कामों की वजह से आपसे लोग घृणा करते हैं उन काम को छोड़ दो। सर डॉक्टर अम्बेडकर ने तो ये भी कहा था गाँव छोड़ दो। आपने गाँव मानी उनकी बात? आपने डॉक्टर अम्बेडकर को कोट कर रहे हो पढ़ने के लिए, गाँव छोड़ने के लिए भी कहा था। देखो सर, किसी भी आपने छोड़ा, समाज ने तो नहीं छोड़ा ना। समाज को संदेश दीजिए। अगर आज अजय भाई अगर भारी संख्या में चमारों ने खाल निकालने का काम छोड़ा, महारों ने पशु खाने का काम छोड़ा, तो वो कहीं ना कहीं मूलधारा में शामिल हुए। गांव छोड़े सर, गांव छोड़ने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था गांव छोड़ो। आप महानगरों का सर्वे करिए, जिसकी नौकरी लगी वो गांव में आया, उसके 2 छोटे भाई गांव में रहते तो उसने आकर के बिजनेस करा दिल्ली में। सर एक्चुअली आप सर्वे वाल्मीकि समाज से कहता हूँ तुम धनिया बेच लो, मिर्च बेच लो, अदरक बेच लो, सब्जी बेच लो, कबाड़े का काम कर लो, कुछ भी करो, लेकिन समय का काम बंद कर दो। कहने के लिए आसान है। अभी देखो जैसे जैसे एजुकेशन रेशियो बढ़ती है किसी भी सोसाइटी में, तो उसमें चेंजेस आने स्वाभाविक है। और जो रिजर्वेशन है सर, वो एजुकेशन के लिए है। हम उसको बोलते हैं नौकरियों के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन है। इस बात को समझना पड़ेगा। अगर एजुकेशन अगर तभी इंक्रीज होगी तब हमें एजुकेशन। सवाल है कि एससी की 1108 जातियां हैं
और एसटी की 705 और ओबीसी में 3735 जातियां हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर के बाद सभी जातियों में रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो पाया? डॉक्टर अंबेडकर के बाद हाँ जी, सभी जातियों में रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो पाया? उनकी भागीदारी क्यों नहीं हो पाई उस तरीके से? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, विकास भाई, कहीं ये नहीं कहा है कि चमारों के लिए आरक्षण है, महारों के लिए आरक्षण है, पासियों के लिए आरक्षण है, वाल्मीकियों के लिए आरक्षण है, माताओं के लिए कहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये जाति है, एक लिस्ट है, इन जातियों को एक लिस्ट बना दी गई है, इनके लिए इतना कोटा, इतना बजट सरकार देगी और इनके विकास के लिए पैसा खर्च करेगी। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक दूसरे कार्यक्रम है। अब जो जाति आ गई वो सुनिए भाई, जो जातियां आ गई उन लोगों को लाभ मिला। जो जातियां आज तक नहीं आ पा रही हैं या उनको उससे कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, उसको आप कैसे शामिल करोगे? ये प्लान बनाओ, उसको वहां तक लाने के लिए क्या साधन है, ये प्लान बनाओ। जो लोग आदमी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार के विरोध हैं और वो जातियां उन्हीं संगठनों में जा रही है, चाहे वो हिंदू रक्षा दल है, बजरंग दल है, आरएसएस है, वही जा रही है। और वही जातियां फिर ये कहें कि हमें नहीं मिला, तो भाई मिलने वालों, देने वालों में 700 लोग बैठ कर चाय कॉफी पी रहे हो, तुम्हें कहीं तो कुछ पैसा मिलता वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। इस संघ में सबसे ज्यादा कौन सी शेड्यूल कास्ट की जाति एक्टिव है संघ में? हमें करना होगा। मेरा सवाल आपसे यही है, शेड्यूल कास्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ। जो मेन ओबीसी वो सारे के सारे आरएसएस में जा रहा है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है। सर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शेड्यूल कास्ट की कौन कौन सी जातियां सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, सबसे ज्यादा सांसद हैं, सबसे ज्यादा एमएलए हैं, सबसे ज्यादा पार्षद हैं, सबसे ज्यादा विधायक हैं, वो सर्वे होना चाहिए। और जो ये कह रहे हैं हमारे नागपाल साहब की डॉक्टर अंबेडकर ने एक शेड्यूल को पूरे को रिजर्वेशन दिया, अब हमें चेक करना है कि 1951 में हमारा सबसे पहले इलेक्शन होता है इस देश में, 1951 में। उसके उपरांत आज तक 2024 तक 131 सांसदों में जो सांसद बने हैं वो किन जातियों के बने हैं। फिर हमें चेक करना है कि नौकरियों में किनकी भागीदारी जा रहा है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी आई है इस देश में, ट्रांसपेरेंसी जो आई है, ये आई है आरटीआई एक्ट के उपरांत 2005 के बाद आई है ट्रांसपेरेंसी। उससे पहले जो चयन होता था ना, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कैसे होता था। ठीक है, ये हमें ये फंड जो है विकास भाई, इसका पार्ट टू रखिए। और आज सबसे बड़े खुशी की बात यह है कि अजय भाई ने बहुत सारी बातें रखी, मैंने बहुत सारी बातें रखी, और हम चाहे ना चाहे हमारे विचार एक है। और देखो ये जो हमने शर्ट पहन रखी है ना, चारों लाल कलर की, ये बता रही है कि हम कुछ ना कुछ इत्तेफाकन है एक ही। तो कुल मिलाकर भाईचारे को बना करके रखिए और इसका पार्ट टू लेकर आइए। अजय जी बिल्कुल लास्ट सवाल है, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया है और राहुल जी को भी नहीं जाना है। तो मेरा लास्ट सवाल है, आप पर आरोप लगता है कि ये जो वर्गीकरण है ये संघ के द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? क्योंकि लगातार आरोप तो लग रहे हैं आप पे कि ये बीजेपी की चाल है। ये एक्चुअली शेड्यूल कास्ट में एक बहुत बड़ी समस्या है। चाहे वो हमारी बहन जी हो, वो चंद्रशेखर रावण के ऊपर आरोप लगाती हैं कि ये संघ के स्टूल हैं। हमारे बावन मेश्राम साहब हो, वो मायावती जी के ऊपर आरोप लगाते हैं संघ के स्टूल है। सेम वही स्ट्रेटेजी हमारे ऊपर बरती गई कि जैसे ही वर्गीकरण का मुद्दा, हम इनके विचारों के विपरीत थे, हम वर्गीकरण के समर्थन में, वही टूल हमारे ऊपर यूज किया गया। बट अगर सही में अगर आप देखोगे, अभी हरियाणा में 6 सीटें मिली हैं 12 में से, अभी तक मेरे को पता है संघ की तरफ से किसको मिली है। तो हर देश में हर जगह ये स्थिति है, वहां पर सांसद उनके हैं, सब कुछ है, फिर भी संघ ही हम है जिनके पास कुछ भी नहीं है। हमारा एक आधा सांसद बन जाता है तो उसका क्रिटिसाइज करते हैं, अगर एक आधा गलती से बन भी गया है तो उसको जो भी समस्या का सारा गुनहगार वही है। वो अकेला क्या करेगा भाई, जब वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो इसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। ये सर कास्ट सिस्टम बहुत बहुत बारीक है सर, कास्ट सिस्टम मनुवाद कोई ऐसा राहुल जी ये जो खाई बन गई है, आज 2 अप्रैल का आंदोलन पूरे देश ने देखा
कि जब पूरा समाज एक साथ था सड़कों पर तो रोडें जाम हो गई थी और मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखाने पे मजबूर हो गया था। लेकिन आज जो ये खाई बड़ी है, आज जो ये खाई इतनी बड़ी बन गई है, राहुल जी इसको कैसे ढका जाएगा? क्योंकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। 1 अगस्त के बाद राहुल जी लगातार आरोप लगे हैं। समाज के बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर किसी को कुछ मिल सकता है तो दे दो, लेकिन मुझे ये जो रहा है, लिहाजा फिर भी मैं कह रहा हूं कि समाज के बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना चाहिए और आगे आकर के समस्या का समाधान करना चाहिए। ठीक है, जिनको ये लगता है कि इससे किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, उनको क्लियर करना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि हमें इसका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, उन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन मेरी एज एक्टिविस्ट ये राय है अंत में कि मेरी ये सलाह है दोनों पक्षों को और सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को भी, कि वो सबसे पहले उस समाज को आगे लाने के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे फंड की व्यवस्था करे। एक अच्छा फंड होना चाहिए जिससे वो समाज पढ़ लिख करके आगे आ सके। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि चीजों को समझिए, वो तुम्हारे भाई है, कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश या कहीं अमेरिका से नहीं आए, वो भी हमारा हिस्सा है। अगर हमारा भाई थोड़ा सा पीछे रह गया तो उसका हाथ पकड़ करके आगे खींचना चाहिए, उसको मूल धारा में शामिल करना चाहिए। तीसरी बात, जो समाज शामिल होना चाहता है उसको भी खुद से प्रयत्न करना चाहिए कि वो कैसे शामिल होगा, उसको भी रास्ता अपनाना चाहिए। अंत में मेरी बस यही आपसे अपील है। जी अजय, और ये जिम्मेदारी तमाम यूट्यूब चैनल की भी है। हम बिल्कुल राघपाल साहब की बात पे बिल्कुल सहमत है, भाईचारा बनना चाहिए और हमने इसका प्रयास किया है। हमने ऐसा नहीं कि हमने इसका प्रयास नहीं किया। 15 सालों से हम बहुजन मूवमेंट में एक्टिव हैं, तो प्रत्येक संगठन में हमारे परिचित लोग हैं और प्रत्येक संगठन में हमारी टॉप लीडरशिप तक बातचीत होती रही है। ऐसा नहीं है कि हमें वहां इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। लेकिन जब हमने इस कोर इशू को, हमें पता था कि इसकी जजमेंट आने के बाद समाज में बिखराव पैदा होगा, तो हमने इसका पहले प्लान किया। हमने उस समय भी हमारे बहुजन पत्रकारों ने नेगेटिव न्यूज चलाई, हमने उनसे संवाद करने का प्रयास किया कि भाई हमसे संवाद करो, हम देखते हैं, बताते हैं आपको कि भी समस्या ये है धरातल पर। लेकिन उन्होंने हमको इग्नोर किया। अब उसके पीछे कांच थी या कुछ और चीज थी वो मैं नहीं जानता। तो हमने प्रयास किए हैं। तो अजय भाई पहले दिन से कहा और आज भी कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज को चाहिए कि वो अपने पत्रकार भी पैदा करे। इस बात से क्लियर हो गया है कि जब वाल्मीकि समाज में हमारे भाई विकास चौहान और जो 2-1 लोग हैं, उनको चाहिए 100-200 वाल्मीकि समाज के पत्रकार भी अब होने चाहिए। विकास को हमने तैयार किया है और भी लोगों को साथियों तैयार किया है। लेकिन जब वाल्मीकि की मीटिंगों में ये लगा चमार पत्रकार नहीं आएगा और ये इतना हो गया है, नफरत हो गई है, तो मैं कह रहा हूं कि अपने तैयार करो ताकि आपकी बात आगे जा सके। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, सवाल मेरा अजय राहुल जी आपसे एक सवाल है। मैं कह रहा मुझे खाना खाना है। बस 1 मिनट, लास्ट सवाल मेरा ये है, क्या आप मानते हैं राहुल जी कि शीर्ष पे बैठे हुए नेतृत्व की बयानबाजी से बहुजन समाज में बिखराव हुआ है? क्या शीर्ष पे बैठे बहुजन समाज के नेतृत्व की बयानबाजी से? मैं इसको 100% स्वीकार करता हूं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व, चाहे तो इंटेलेक्चुअल वर्ग जाटव चमार महार मीणा कम्युनिटी का, पासी कम्युनिटी का था, चाहे वाल्मीकि और अन्य कम्युनिटी का था, वो इंटेलेक्चुअल वर्ग एक साथ बैठता तो समस्या नहीं होती। दूसरा, हमारा जो बड़ा नेतृत्व, चाहे मायावती हो चाहे चंद्रशेखर है, उनको भी चाहिए था कि वो भी आपस में बैठ करके डिस्कस करते और एक पंचायत करते, फिर बताते कि इसको कैसे लागू करवाना और क्यों नहीं करवाना है, तो शायद बेहतर होता। ये मेरा अपना मानना है। चलिए सर, लास्ट 20 सेकंड आपके पास अपनी बात रखिए। लास्ट 20 सेकंड है जी। मेरा सर ओपिनियन ये है कि ये जो बहन जी और चंद्रशेखर रावत जी की जो आपसी संघर्ष है, ये उसका परिणाम है। ये दोनों लीडर्स का आपका जो जाटव वोट बैंक के ऊपर जो दोनों की नजर है, वो उसके कारण ये सारा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है। अदरवाइज ये डिस्प्यूट नहीं होना था। तो मौजूद थे राहुल नागपाल जी, बोल 85 के पत्रकार हैं, चीफ एडिटर हैं, अजय हंस जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, और दोनों लोगों की आपने बात सुनी है। आप क्या समझते हैं, तमाम चीजों को अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और दोस्तों, जो एक खाई बढ़ गई है बहुजन समाज में, जो खाई एक बड़ी खाई बन गई है, वो कहीं ना कहीं आज राहुल नागपाल जी के बयानों से, अजय हंस जी के बयानों से वो जरूर कहीं ना कहीं पूरी होगी। और आने वाले वक्त में फिर हम राहुल जी को लेकर आएंगे इसी चैनल पे तमाम बहुजन मुद्दों पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।